अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में होने वाली रैली को मुलतवी करने का ऐलान करते हुए कारकुनों को वापस घरों को जाने की हिदायत की है। पीटीआई की तरफ से 2 रोज़ कबल ये ऐलान किया गया था कि बुध को इमरान खान की क़यादत में ज़मान पार्क से दाता दरबार तक रैली का इनेकाद किया जाएगा। मतलब ये कि इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया जा रहा था। आज लाहौर में सिर्फ पीटीआई की रैली ही नहीं थी, बल्कि औरत मार्च, हया मार्च और जश्न बहारा का इनेकाद भी हुआ। मगर पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी की सूरत हाल को जवाज़ बनाकर लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। पीटीआई ने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और यूं दोपहर से लेकर शाम तक ज़मान पार्क और माल रोड के इलाकों में पीटीआई कारकुनों और पुलिस के दरमियान शदीद किस्म की झड़पें जारी रहीं। पुलिस की तहरीक इंसाफ की रैली में शिरकत के लिए आने वाले मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कैनाल रोड से ज़मान पार्क जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। पुलिस और पीटीआई कारकुनों में तसादुम से दोनों जानिब कुछ अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके पीटीआई कारकुनों को पीछे धकेल दिया। पीटीआई कारकुनों ने भी पुलिस पर पथराव किया और कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने आज ही पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। इंतखाबी निशान 6 अप्रैल को दिए जाएंगे और पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को होगी। यूं इंतखाबी फ़ज़ा की मौजूदगी में किसी सियासी जमात को रैली जैसे बुनियादी सियासी हक से महरूम रखने का क्या मकसद हो सकता है? पीटीआई ने इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। इसी मामले पर आज प्रोग्राम का पहला सवाल रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इसार राना साहिब। आप सबके लिए सवाल इस तरह से, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी को पंजाब में सियासी सरगर्मियों की इजाज़त, पीटीआई पर पाबंदी, क्या निगरान हुकूमत अपनी गैर जानिबदारी को मशकूक बना रही है? अबसार साहब, ये जो आज लाहौर में हुआ दोपहर से लेकर शाम तक, पीटीआई तो कह रही है निगरान हुकूमत ने तमाम मार्शल्लाओं के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ये हुआ क्या है दरअसल? देखिए, एक तो बहुत ही काबिल मज़म्मत है जो कुछ हुआ है, और सियासी वर्कर्स पे लाठीचार्ज करना, पुलिस का लोगों पे जुल्म करना, ये इंतहाई एक बुरी और ज़ालिमाना हरकत है। और हम मुसलसल देख रहे हैं कि जो भी हुकूमत आती है पिछले कुछ महीनों में, मेरा ख्याल है चौथी हुकूमत है पंजाब में, अगर मेरा हिसाब गलत नहीं हो रहा तो चार की चारों हुकूमतों ने पुलिस को ऐसे ही अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल किया। चंद महीनों की कहानी मैं बता रहा हूँ, चंद दहाइयों की कहानी नहीं मैं बता रहा। तो पुलिस तो एक टूल है जिसको हर जमात इस्तेमाल करती है अपने सियासी मुखालफिन के लिए, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें, हुकूमत की कुछ ज़िम्मेदारी भी होती है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी होती है। जो आपने अभी अपने इंट्रो में बताया है कि आज वहाँ औरत आज़ादी मार्च या आज़ादी औरत मार्च, जो भी था उसका नाम, औरत मार्च, और इसके अलावा कुछ और भी था, फिर औरत मार्च जी, हया मार्च। अब एक तरफ औरत मार्च हो रहा हो, एक तरफ हया मार्च हो रहा हो। तकरीबन 2 करोड़ की आबादी का शहर है, आधा शहर औरत मार्च ने बंद किया। यहाँ इस्लामाबाद में सिर्फ एक सड़क उन्होंने बंद की औरत मार्च के नाम पे, और पूरा शहर जो है आज लूरो लूर हो गए हम लोग सड़क पे जो भी निकले। फिर हया मार्च अलग से एक सरदर्द। उसके बाद पीटीआई ने अपनी आज ही रैली रख ली। तो मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों को और सियासी रहनुमाओं को भी थोड़ा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर औरत मार्च तो आगे पीछे नहीं हो सकता था ना, वो तो उनका दिन है, आज पूरी दुनिया में यही दिन है। और हया मार्च ज़ाहिर है वो दूसरी साइड की जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो दोनों आज ही होने थे। तो आज उनको होने नहीं देते, कल अपनी रैली रख लेते। ख़ास तौर पे जब दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी, और अगर ये दफ़ा 144 नाफिज ना हुई होती, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं मीडिया में रह चुका हूँ, अब तो मुझे कुछ लोग सहाफ़ी नहीं समझते, लेकिन तजियाकार तो हूँ, और मीडिया का मैं 25-30 साल में मेरा अपना तजर्बा भी है काम करने का। फिर मैं सरकार में भी 2 साल रह चुका हूँ। अगर ये कोई और कोई हंगामा हो जाता है इन तीनों रैलीज़ की मौजूदगी में, फिर मीडिया ने इल्ज़ाम किसको देना था? हुकूमत को देना था, पुलिस को देना था। तो हम एक ज़िम्मेदार कौम भी नहीं बन रहे, हमारे इदारे भी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे। इन्हें निगोशिएट करना चाहिए था
सियासी लीडरशिप से, पुलिस को भी और पंजाब की हुकूमत को भी वक्त से पहले, हया मार्च वालों से भी, औरत मार्च वालों से भी और पीटीआई से भी, कि ये मसाइल हैं। अब मुझे नहीं पता वो मुज़ाकरात हुए या नहीं हुए, क्योंकि जो सीएसएस ऑफिसर्स हैं वो तो मैं ज़्यादातर देखता हूँ सोशल मीडिया पे अपनी फैशनेबल तस्वीरें लगाते हैं और ऐसे शो करते हैं कि जैसे उनसे बेहतर इंसान पाकिस्तान में कोई पैदा नहीं हुए। असल काम तो उनका ये है कि वो बातचीत के ज़रिए क्लैशेस को अवॉइड करें। पुलिस तो लास्ट रिजॉर्ट होता है, वो किया गया या नहीं किया गया, अगर वो नहीं किया गया तो नालायकी है। जहाँ तक मार्शल लॉ के साथ कंपैरिजन है वो मैं उस पर ना ही कुछ बोलूँ तो बेहतर है, वरना फिर मसले पैदा होते हैं। चलें जी, आपने आज मुनासिब समझा कि आप इस पे ना बोले। मैं आगे बढ़ते हुए शहजाद चौधरी साहब यहाँ पे एक नुक्ता उठाया कि आज के दिन को ही क्यों, अफसार साहब की गुफ्तगू से एक नुक्ता मुझे मिला कि हुकूमत की जानिब से भी दफ़ा 144 का नफाज आज ही क्यों, अगर रैली ना होती तो और भी मार्चेज हो रहे हैं, जश्न बहारा हो रहा था, आज ही क्यों दफ़ा 144? 4 दिन पहले या 4 दिन बाद भी लग सकता था, क्योंकि यहाँ तो जश्न बहारा भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये गैर जानिबदारी सवालिया निशान बन रही है एक बड़ी सियासी जमात के लिए, क्योंकि जमान पाक और मॉल रोड इसके आसपास जो उनकी रिहाइश गाह है, यहीं पर सिक्योरिटी टाइट रही, यहीं पर आना जाना और घूमना फिरना या उसको इवन वीडियोग्राफ करना भी मुश्किल और उस पर भी पाबंदी। हाँ देखिए, दफा 144 के नीचे तो हया मार्च और आज़ादी मार्च भी औरतों का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उधर भी तो एक असेंबली है। और अगर जो पुलिस एक्शन है वो सिर्फ पीटीआई की असेंबली के खिलाफ लिया गया, लेकिन हया मार्च और आज़ादी मार्च की खवातीन को छोड़ दिया गया, तो फिर तो जो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या उसमें तमीज़ बरती जा रही है, वाज़े तौर पर इशारा है कि हाँ उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है, पीटीआई वालों को। एक दो और असूल हैं जो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि ये पुलिस को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आई एग्री विद दैट। असल में किसी रियासती इदारे को किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूल नहीं बनना चाहिए, ये असूली तौर पर। और उसके बाद फिर आपके पास एक बुनियादी हक है फ्रीडम टू असेंबली का, असेंबल होने का। ये सियासत के अंदर जो आप सियासी चंद उसूल हैं उनके अंदर तो सबसे बढ़ के ये है, और हमारी इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी हमें ये कहती है कि हम इसको भी बुनियादी तौर पर सामने रख के बयान करें और कहें कि यार अगर आप किस किस्म की सियासत लेके चलना चाहते हैं, एक ऐसी सियासत जो कि बदकिस्मती से बनती जा रही है, जिसके अंदर एक या दो पार्टियों को आपके सवाल के मुताबिक इजाज़त है, फ्रीडम है, लेकिन एक पार्टी को जो आप जीरो करके बंद कर रहे हैं। मुझे याद पड़ता है 2013 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दहशत गर्दी का खतरा था, जिसकी वजह से, और उनको महसूस होता था कि हम निशाने पे एएनपी भी शामिल थी, जिसकी वजह से वो कैनवेसिंग और कैंपेनिंग नहीं कर पाए, और उनका ख्याल ये है कि उन्होंने वो इलेक्शन उस वजह से हारा, 2013 का जो इलेक्शन था। लेकिन यहाँ पर पीटीआई को किसी दहशत गर्दी का खतरा नहीं है, लेकिन इनके लिए दहशत क्रिएट की जा रही है, इनको दहशत ज़दा किया जा रहा है। मुझे बताइए कि इमरान खान के घर के इर्द गिर्द एक पुलिस का मुकम्मल एक बनता है, एक हल्का बनता है, और वो सारा दिन रहता है आज, जिसके बारे में जाके वो फिर शिकायत करते हैं अपनी असेंबली, उसके अंदर अदालतों के अंदर लेके जाते हैं। फिर आपकी जो लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर अटैक करके उनको जख्मी किया जाता है। तो एक वाज़े एक तस्वीर सामने बनती नजर आ रही है कि हम जहां पर दहशत गर्दी की वजह से, दहशत गर्दों की वजह से, जो कि पीपल्स पार्टी को खामोश कर दिया गया था, वो अपना काम नहीं कर पाए थे, सियासी अपना काम आगे लेके नहीं चल पाए थे, अब हम वही माहौल दहशत का पीटीआई के लिए भी क्रिएट करेंगे। गो दहशत गर्दों से खतरा नहीं है, लेकिन दहशत का खतरा क्रिएट किया जा रहा है। ठीक। इसी नुक्ते को लेकर ज़ैगम साहब, क्या वाकई आप समझते हैं जो कुछ आज लाहौर में हुआ किसी एक सियासी जमात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो गैर जानिबदार मशकूक बना रहा है हुकूमत की? शहजाद साहब कह रहे हैं पीटीआई को दहशत ज़दा किया जा रहा है। सवाल यह है, क्या किसी को पीटीआई से भी खतरा है? पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि कोई शक व शुबे की गुंजाइश बाकी है। ये इंटरिम गवर्नमेंट्स दोनों सूबों में जानिबदार हैं और बड़े वाज़े तौर पर जानिबदार हैं, और इनकी जानिबदारी सिर्फ एक्शन से शुरू नहीं होती। आप ज़रा कैबिनेट्स पर देखिए कि वज़राए आला ने कैबिनेट में किन को लिया है, वो कैबिनेट के अरकान जो हैं, कौन कौन सा मिनिस्टर किसका नामिनी है और कौन कौन सा मिनिस्टर किस किस पार्टी का एटीएम है। तो पूरा जो कैबिनेट है, आपको उसके अंदर एक एंटी पीटीआई टिल्ट और एंटी पीटीआई सियासी शमूलियत, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट सही, वो आपको उसके अंदर नजर आएगी। और अब आपको वो उनके एक्शंस में भी नजर आनी शुरू हो गई है।
देखिए, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक काम के लिए आती है, और ये अजीबो गरीब एक जमहूरी बिद्दत हमने निकाली है जो दुनिया में कहीं नहीं है। एक अफसोसनाक बिद्दत है कि हम मुंतखब हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो गैर जानिबदार इलेक्शन कराएगी, इसलिए हम गैर जानिबदार लोगों को लेकर आएंगे जो बज़ाहिर या नाम के हिसाब से कम गैर जानिबदार होंगे, और वो आके ऐसे इलेक्शन कराएं जिस पर हमें शक ना हो। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो इंटरिम गवर्नमेंट आ रही हैं वो भी गैर जानिबदार साबित नहीं हो रही, वो भी मुसलसल जानिबदारी कर रही हैं, और इनकी भी जानिबदारी जो है वो हमारे सामने आ रही है। और मैं जब अर्ज कर रहा था, जब इनका काम ही इलेक्शन कराना है, सेक्शन 144 का मकसद क्या है? ये एक ऐसा कानून जो बरतानवी दौर का कानून है, जो फ्रीडम ऑफ असेंबली के खिलाफ है, बुनियादी जमहूरी हक के खिलाफ है। चंद लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो क्या कर लेंगे? और जैसे चौधरी साहब ने कहा कि कुछ लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत है 144 के बावजूद, कुछ को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है 144 के बावजूद, तो ये कैसे हो सकता है और क्या कर लेंगे? और ये कहना कि प्री एम्प्शन में हम कर रहे हैं, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग आके कुछ ना कर दें। भाई जब आएंगे तो फिर आप देख लेंगे ना, जब कोई काम करेंगे तो तब आप उनको अकाउंटेबल बनाइए। आप पहले से ये काम करना क्यों शुरू कर रहे हैं? पहले से ही राय बना ली गई है। मैं आपके पास आऊंगी इसार साहब, ये जो सूरत हाल बनी, एक तरफ इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया है, दूसरी तरफ 144 का नफाज हो गया है, एक सियासी जमात को महसूस हो रहा है गैर जानिबदारी, कहीं ये सब कुछ इलेक्शन को मशकूक ना बना दे? देखिए, इलेक्शन को तो बाद में मशकूक बनाएंगे, लेकिन मैं एक आपको दिलचस्प बात बताऊँ। पुलिस का एक तरीक़ेकार है कि जब कोई वारदात होती है तो ये देखते हैं कि इसका बेनिफिशरी कौन है। आज के वाक़े का तो बेनिफिशरी खुद पीटीआई है। ना उनकी रैली एक्सपोज हो सकी कि कितने लोग हैं, ना इमरान खान बाहर आ सके कि क्या वो रैली की क़यादत करेंगे लंगड़ाते हुए, और अगर वो करते तो फिर उनका ये मौक़िफ़ ख़त्म हो जाता कि मैं अदालत में नहीं जा सकता, चल नहीं सकता। तो वो दोनों चीज़ें सेफ़ हो गई। उन्होंने रैली ख़त्म कर दी, खान साहब घर में बैठे रहे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मरियम बीबी की जो ये बात है ना, कि बहुत सारे मुख्तलिफ जगहों पे पीटीआई के हमदर्द बैठे हैं, इस निगरान हुकूमत में भी कोई बंदा ऐसा बैठा है जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है फिल्म वही कामयाब होती है जिसमें मार धाड़ हो। वो अब पाकिस्तान के अंदर कोई रोमांटिक मूवी की कामयाबी के इम्कानात कम होते हैं। अब ताज़ा तरीन जिसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए वो भी मार धाड़ वाली थी। सो इस मार धाड़ में पीटीआई का क्या गया? पीटीआई को तो बूस्ट मिल गया। लाहौर में एक दफ़ा फिर पीटीआई हो गई, उनके कारकुनों को एक मौका मिल गया। इस सारी चीज़ में मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा कहीं ना कहीं किसी जगह कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है कि हर काम इमरान खान के हक़ में जा रहा है, फ़ायदे में जा रहा है, नुकसान में नहीं जा रहा। और अब आज ये जो आज रैलीज थी बहुत सारी और ये और वो, तो एक तरफ आप 144 लगा रहे हैं, दूसरी तरफ हाई कोर्ट इजाज़त दे रही है रैली निकालने की। तो बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जिसे कहते हैं डिसीजन वो भी सामने है। लेकिन मैं एक आपको बात बता दूं, आपने अगले सवाल पे भी जाना है माशाल्लाह, कि ये आज के जो भी हुआ है ना जी, इसने पीटीआई के वर्करों में जो सोए हुए थे ना उनमें एक नई जान डाल दी है। मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल तहरीकें देखी हैं। मैंने मोहतरमा बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तहरीक से शुरू होकर PNN से होते हुए मोहतरमा नवाज शरीफ की इन सारी तहरीकों को देखा है। और मैंने एक बात नोट की कि अगर कोई चीज़ पुरअमन तरीके से चल रही है ना तो वो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। आज मार धाड़ के बाद जो कारकुनों का वहाँ जज्बा है ना, आप वो समझ लें कि जैसे सुते शेर नू जगान वाली गल है। अच्छा। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि कुब्बे नू लत रासाना इसी को कहते हैं। ठीक है कि आपने एक काम जो बड़ा आसानी से हो सकता था एक्सपोज हो जाते। मेरी कैलकुलेशन थी कि 3, 4, 5, 10 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं होने थे। मतलब जिसने भी प्लान किया वो आज पीटीआई के लिए प्लान किया। हाँ, सब भी बच गए, उनकी रैली भी खत्म हो गई। और दूसरे ये कि जो पाबंदियां हैं कि ये यूं नहीं होना, टीवी पे यूं नहीं होना, सारा दिन आज पीटीआई होती रही, आप रोक ही नहीं सके उन्हें किसी तरह भी। चलें जी, ये तो आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि जो लाहौर में हुआ, क्या निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी मशकूक हुई या नहीं हुई, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ रहे। मगर अभी इसार साहब ने बात की कि जो मूवीज़ हैं या रोमांस जो है यहाँ पे चलता नहीं, वाकई एक रोमांस पिछले साल हमने ख़त्म होता देखा और उसके बाद मामलात को अब ज़रा उस रोमांस से हटकर पाकिस्तान में चलाने की कोशिश की जा रही है। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकात में ज़्यादातर माशी मामलात पर गुफ्तगू हुई, तहसी मामलात भी ज़ेरे बहस आए।
ज़राए का ये दावा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, सियासी क़यादत अपने मसाइल खुद हल करे। ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह भी बताया कि इमरान खान ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया और पैगाम भिजवाया। उनका जवाब यही था कि बतौर आर्मी चीफ उनका क्या काम है कि वो सियासतदानों से मुलाकात करे। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और सियासी किरदार अदा नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ये ख्यालात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के जमहूरी मुस्तकबिल के लिए खुशाइन हैं। पाकिस्तान को सियासत में इदारों की मुदाखलत की बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ी है। मार्शल लॉज और 90 की दहाई के सियासी इंतशार के अलावा अभी माजी करीब में भी पाकिस्तान का शुमार डेमोक्रेसी इंडेक्स में एक ऐसे मुल्क के तौर पर किया जाता रहा है जहां पर मुकम्मल जमहूरियत नहीं बल्कि हाइब्रिड सिस्टम चलता रहा है। खुद साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा भी गुज़िश्ता साल नवंबर में यह एतराफ़ कर चुके हैं कि फ़ौज पर तनकीद की बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है जो गैर आइनी है। फरवरी 2021 में फैसला किया गया कि फ़ौज आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मुल्क की साबका और मौजूदा अस्करी क़यादत की तरफ से सियासत से दूर रहने का वाज़ेह और दो टोक ऐलान मुल्की मंजरनामे पर दूरस असरात मुरतब कर सकता है। सवाल इसी मामले पर आप सबसे इस तरह से है, साबिक आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ जैसे प्रोफेशनल सोल्जर को भी सियासी इंतशार के बायस 1993 में मुदाखलत करना पड़ी थी। गैर सियासी होने का अज़्म और मौजूदा अदम इस्तेहकाम, क्या फौज हर सूरत मुदाखलत से दूर रहेगी? अबसार साहब। रहेगी या नहीं रहेगी इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अंदर क्या होता है और मेरा तो कोई तजर्बा नहीं है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बैठने का। वैसे बड़ा तजर्बा है मेरा, जितना तजर्बा उसके बुनियाद पे कभी कभी दिल तो करता है कि मैं दरख्वास्त करूं मुझे भी कहीं का कोर कमांडर लगा दें, मैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। लेकिन चलें, बात यह है कि आपने अभी कहा कि हाइब्रिड निज़ाम है पाकिस्तान में और जमहूरियत के इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर बहुत नीचे है। ये मेरे लिए तो काबिल फ़ख्र बात नहीं है, क्योंकि मैं जब आज की दुनिया को देखता हूँ तो वहाँ वही मुल्क और कौमें तरक्की कर सकें जहाँ पे या जमहूरियत है, और अगर आइडियल जमहूरियत नहीं है फिर भी वहाँ सिविलियन सेटअप है जो बहुत मजबूत है, और उस सिविलियन सेटअप में हुक्मरानी बहुत अच्छे मेयार की हो सकता है ना हो, लेकिन मुल्कों ने उन्होंने तरक्की की है जहाँ सिविलियन निज़ाम है। दूसरी बात यह है कि 2 wrongs don't make 1 right। अगर 1993 में अब्दुल वहीद काकड़ साहब ने मुदाखलत की थी तो मेरा ख्याल गलत किया था, मैं तो उसको इंडोर्स नहीं कर सकता चाहे हालात जो भी हों। और कहा यही जाता है कि जी मुल्क की सलामती ख़तरे में थी और मुल्क टूट जाता या कुछ हो जाता। मुल्क तो पहले भी टूट चुका है एक दफ़ा 1971 में। हमने उस पर क्या किया, कारगिल वॉर हुई, उस वक्त न्यूक्लियर वॉर के दहाने पर पहुंच गए पाकिस्तान और इंडिया। हम आज तक उस कारगिल वॉर का जिक्र नहीं करते। हमारी किताबों में 6 सितंबर 1965 पढ़ाया जाता है, इवन 27 फरवरी 2019 को जब इंडिया का त्यारा हमने गिराया जाता है वो भी पढ़ाया जाता है, उसके हम दिन भी बनाते हैं। लेकिन आपने कभी सुना कि किसी कोर्स की किताब में या किसी टीवी चैनल पे कोई तराना बना हो कारगिल वॉर के हवाले से? क्यों? इसलिए कि वो इंतहाई संगीन ब्लंडर था उस वक्त की फ़ौजी क़यादत का। लेकिन ना ही पार्लियामेंट को मुदाखलत करने की इजाज़त मिली, ना ही अदलिया को मुदाखलत करने की इजाज़त मिली, इतने बड़े ब्लंडर के बाद जहाँ कौम के इतने बच्चे वर्दी में शहीद हो गए। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आइन में सबका किरदार दिया गया है, उस किरदार के तहत हम चलेंगे, चाहे मुश्किल रास्ता हो चाहे आसान हो, तो मंजिल पे हम तभी पहुंचेंगे। शॉर्टकट या शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस कोई नहीं है, सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म ही होना है। ये मुश्किल हालात घबरा के अगर हम आइन शिकनी करेंगे तो फिर हम घूम के वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से हम चले थे। और मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ कि ये जो अदम इस्तेहकाम आपने कहा ना कि अदम इस्तेहकाम है इस वक्त, मैं मानता हूँ बहुत शदीद अदम इस्तेहकाम है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा अदम इस्तेहकाम नहीं देखा। ये किसने पैदा किया है, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या हम सब का इस पर कंसेंसस नहीं है? हमारा ना हो चलें, तमाम बड़ी सियासी जमातों का इस पर कंसेंसस नहीं है कि इसके ज़िम्मेदार जनरल बाजवा और जनरल फैज़ और साकिब निसार हैं। चले साकिब निसार और जनरल फैज़ को चलो फ़र्ज़ करें कुछ जमातें नहीं मानती, जनरल बाजवा पे तो सबका कंसेंसस है ना कि 6 साल उनकी बाजवा डॉक्ट्राइन में जिसमें 5 वज़राए आज़म आए और उन्होंने, और आज जो हम देख रहे हैं उस वजह से है।
तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आर्मी चीफ ने या आर्मी ने मुदाखलत करनी है तो वो फ़ौज के अंदर करें, और ऐसे जो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम जिस अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि आइंदा से ये ना हो। और एक आखिरी बात, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि जी आर्मी चीफ का क्या काम कि अपोजिशन लीडर से मिले, तो अब किस बुनियाद पर वो बार बार आर्मी चीफ को ये बात कर रहे हैं, ये इतनी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है और इसका नुकसान क्या होता है? मैं आपको एक सच्चा वाक़या बताता हूँ। अप्रैल 2017 की बात है, जनरल बाजवा को आए हुए कुछ महीने हुए थे और उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से कहा कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। नवाज शरीफ ने इजाज़त दी और वो मुलाकात हुई। आप अभी गूगल करके देख लें, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख लें, दूसरे लोगों की बातें देख लें जो बोल रहे हैं। अब उस मुलाकात के बाद इस मुल्क में सारी साजिश शुरू हुई है और उसके बाद आज जिस अदम इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं वो उस मीटिंग से शुरू हुआ। क्या अब फिर मुल्क में एक नया तजर्बा हमने करना है, नई डॉक्ट्रिन लानी है? सीधी सी बात है, सबको पता है मुल्क में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हर कोई अपने अपने दायरे में रहे। इंतखाबात का इशू है, इंतखाबात मेरी राय में एक दिन होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, उस पर कंसेंसस क्रिएट करें। पॉलिटिकल फोर्सेस बैकग्राउंड में अदलिया और आर्मी कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो करें, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ना होना चाहिए। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ जाना है और कंसेंसस जहां पे करने की जरूरत है वो इंतखाबात होने चाहिए। बाकी पैनलिस्ट की राय आपके सामने आएगी इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, शहजाद साहब, गैर सियासी होने का दो टोक मौक़िफ़, क्या कहा जा सकता है पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम खत्म हो चुका? असल में आपका सवाल, आप बहुत सिंपलिस्टिक किस्म का ये आपने सवाल बना दिया जब आपने ये सवाल मुझसे पूछा, लेकिन मैं चंद चीज़ें पहले कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो क्योंकि ये हम वो बहस कर नहीं रहे यहाँ पे, इसलिए मैं अफसार ने कुछ इंडिकेटर्स या कुछ बातें ऐसी की जो कि बहुत सारी बातों से एग्री कर सकता है बंदा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैटर ऑफ फैक्ट्स हैं जिनको करेक्ट करना ज़रूरी है। कारगिल में पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर पॉइंट पे या न्यूक्लियर डिसीजन के करीब नहीं पहुंचा था। कारगिल बजाते खुद एक ब्लंडर ज़रूर था और ये मेरी अपनी राय है, ये मेरी राय है, लेकिन हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में हम न्यूक्लियर लेवल पे नहीं पहुंचे थे और ना ही उसके पहुंचने की ज़रूरत कभी पेश आई, ना उसकी ज़रूरत थी। तो इसलिए क्योंकि ये गलत मैसेज जा सकता है और गलत पैगाम जा सकता है, इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी बात, हम जमहूरियत के इंडेक्स में क्यों बहुत नीचे हैं, ये आपने सवाल उठाया। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, सिर्फ हाइब्रिड निज़ाम या कोई और निज़ाम, जो भी आप बाजवा डॉक्ट्राइन कह लें, कुछ कह लें, हालांकि कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती बाजवा डॉक्ट्राइन। कभी अफसार साहब के साथ मुझे मौका मिला बैठने का तो मैं उनसे ज़रूर इस मसले को डिटेल में बात करूँगा और जो मेरी समझ है वो उनसे शेयर करूँगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ ना एग्जिस्ट करती थी। हम खुद नाम देते रहते हैं खामखा इन चीज़ों के। जमहूरियत इंडेक्स में इसलिए हम नीचे हैं बहुत कि जो जमहूरी हुकूमतों का काम होता है वो काम नहीं करती, और जब हम हाइब्रिड निज़ाम कह देते हैं तो उनके ऊपर पर्दा डाल देते हैं उन नाकामियों, नाअहलियों, क्योंकि ये तो निज़ाम ही पूरा इशराफिया के लिए है ना, गरीब आदमी को तो कुछ नहीं। हर जमहूरियत के डिविडेंड्स होते हैं, जब आम आदमी के पास उसका हिस्सा नहीं पहुंचता डिविडेंड्स का, कोई तरक्की नहीं वो देखता, कोई उसका फायदा नहीं देखता, तो वो जमहूरियत कमजोर जमहूरियत बन जाती। इसलिए वो वजह बनती है, ना सिर्फ ये कि हाइब्रिड निज़ाम हम सिर्फ अवाम को इलेक्शन के लिए इस्तेमाल, वोट डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमारी हुकूमतों का राब्ता अवाम के साथ वैसे ही कट जाता है। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज़, ये हमने सिविलियन और मिलिट्री की बात से कोई शक नहीं कि 4 मिलिट्री मार्शल लॉज आए, 2 कंटिन्यूटी में, 2 सेपरेटली, और उसकी वजह से हमारा एक जो रिकॉर्ड है डेमोक्रेसी का वो बहुत पुअर है, बहुत ही कमज़ोर है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक तरफ और थोड़ी स्टडी करने की ज़रूरत है कि चाइना का तो मैं नहीं नाम लूँगा, तुर्की और हंगरी इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में कहाँ बैठते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ स्टडी होगा एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब आ जाते हैं जी आपके सवाल की तरफ कि क्या वो कर सकते हैं। बड़ी नेक बात है और मेरी एक ज़ाती तौर पर अगेन ओपिनियन, माय ओन ओपिनियन, कि कभी भी फौज को किसी सियासी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो जब बने हैं उन्होंने मार खाई है। जब अयूब खान का, याया खान का मामला आया तो भुट्टो साहब के 5 साल या 7 साल आए, उसके बाद ज़ियाउल हक का दौर आया। ज़ियाउल हक के दौर का जो नुकसानात थे वो अगले 90 की दहाई के अंदर आपको नजर आए, और आपने 93 का जिक्र किया, आपने उसके बाद आप जहांगीर करामत की बात कीजिए, जहांगीर करामत ने भी इसी तरीके से हटाया। भाई, प्रोफेशनल सोल्जर की टर्म मुझे समझ नहीं आती
कोई लेफ्टिनेंट भर्ती नहीं होता इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने जाके किसी वक्त कू करना है और उसने हुकूमत किसी का तख्ता गिराना है। ये हालात तो वाकयात आपको उस तरफ लेके जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी और कभी इसके ऊपर बात होगी तो आपको मैं समझा दूंगा कि इसका मतलब क्या है। फाइनली एक चीज, जनरल साहब जो अभी इस वक्त चीफ आर्मी चीफ है, मुझे बात कर लेने दीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी चीजें हैं कुछ कहने वाली। आर्मी चीफ जो साहब हैं बड़ी नेक तवक्को रखते हैं, लेकिन उस नेकी के साथ इस निज़ाम का नेक होना भी बहुत लाजमी है। इन हमारे सियासतदानों के अंदर नीयत का भी बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये मिल के इन मामलात को सुलझाएं, जहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन कर दी जाए, तो वहाँ पर अब दूसरी बात, एक तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन की जा रही है कि ये होगा तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तब हम इलेक्शन में जाएंगे, वरना हम जाएंगे नहीं। तो यानी जहाँ पे माहौल इस किस्म का हो, जहाँ पर माहौल ये हो कि आइन और कानून जो कि कभी कागज का टुकड़ा हुआ करता था, तरक्की करते करते अब घर की बांदी बन चुका। तो जिस माशरे के अंदर कानून घर की बांदी हो, ठीक है, वहां पे क्या क्या स्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए जनरल साहब को मुझे लगता है कि नाउमीद होना पड़ेगा। वो अल्लाह ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको और जितना जरूरी है उतना ही हिस्सा डालें। बाकी हमारी अदलिया भी है, बस सदर साहब हैं, उनके दफातर को इस्तेमाल किया जाए और कोशिश की जाए कि हमारे जो लीडरान हैं इस सब किसी न किसी चीज पे एग्री करें ताकि पाकिस्तान का रास्ता निकाला जाए मुश्किलात में से निकलने का। ज़ैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी, थोड़ा हमें क्विकली चलना पड़ेगा, माजरत चाहूंगी उसके लिए कि एक सवाल और भी है और टाइम कम है। सर, क्या ये जो गुफ्तगू हुई, सियासतदान भी रुकेंगे इस तरह की मुलाकातों से, गुरेज करेंगे? इन बातों को कमेंट कर दीजिएगा साहब। ये तो क्विकली वाला मौजू नहीं है, आप अगले सवाल से मेरा टाइम कम कर लीजिएगा, मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि इस पर मैं भी इतना इमोशनल हूँ जितने बाकी ये दो मेहमान थे। देखिए 3 टर्म्स यूज हुई, सियासत, अशराफिया और हाइब्रिड सिस्टम। आप देखिए पहले सियासत क्या होती है। सियासत नाम है अख्तियारात और वसाइल की तकसीम के हक का। क्या फौज इससे दस्तबरदार हो जाएगी? दूसरी बात हुई अशराफिया। पाकिस्तान की जो पार एलीट है उसके 2 हिस्से हैं, एक सियासी अशराफिया है और आपकी रियासती अशराफिया है। पाकिस्तान जब बना तो सियासी जमातें बहुत कमज़ोर थी, इसलिए शुरू से जो गलबा रहा वो रियासती अशराफिया का रहा। पहले 10 साल आपकी सिविल सर्विस का और 1958 से लेकर अब तक फौज का। 1958 से लेकर अब तक सिर्फ 5 साल ऐसे आए हैं जब पाकिस्तान में या फौज की बराह रास्त हुकूमत नहीं थी या किसी तरह का हाइब्रिड सिस्टम नहीं था, और वो पीरियड है जुल्फकार अली भुट्टो का। उसके अलावा तमाम दौरों को या तो मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप थी और या हाइब्रिड सिस्टम था। हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है? वो निज़ाम जिसमें जमहूरियत और अथॉरिटेरियनिज्म दोनों की खसूसियात पाई जाए और जो मुकम्मल तौर पर आईनी ना हो। अब सवाल ये है कि क्या खिलाड़ी के बदलने से, खिलाड़ी की नीयत के बदलने से खेल बदल सकता है? नहीं बदलता। हमारी ज़रूरत है कि हम खेल को बदलें, इस पूरे पावर स्ट्रक्चर को बदलें। हमने देखा अच्छे नीयत वाले भी जनरल आते रहे, आपने नाम लिया, उसके अलावा जनरल आसिफ नवाज बहुत शानदार नाम है, मुकम्मल तौर पे अलग रहे, लेकिन उसके बाद फिर परवेज मुशर्रफ भी आ गए। हमने देखा कि नवाज शरीफ ने फौज का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की पूरे 90s में अपने मुखालिफ को रगड़ा लगाने के लिए, बेनज़ीर को रगड़ा लगाने के लिए। नवाज शरीफ चले गए तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इमरान खान भी तो आ गए ना, जो कंधे पर सवार होकर 2018 में हुकूमत में आए। अब दोनों साइड्स को बदलना होगा। देखिए, अगर सिर्फ सियासी जमातें आपस में चार्टर करती हैं तो भी बात नहीं बनती। 2006 में सियासी जमातों ने चार्टर किया कि आइन के मुताबिक मुल्क चलेगा, तो क्या हुआ? फौज ने नहीं माना। और अभी आप देखिए कि अगर 2022 में फौज ने ऐलान किया कि हम अलग होना चाहते हैं तो इमरान खान नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि फौज को आके मेरी मदद करनी होगी, उसे इस झगड़े का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमें एक बड़े चार्टर की जरूरत होगी जिसमें हम मुल्क को एक नई सिमत में ले जाने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक ज़ैगम साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना चाहेंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। चौधरी परवेज इलाही के दस्ते रास्त और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का दफ़ा 164 के तहत दिया गया इकबाली बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने परवेज इलाही और मोनस इलाही की करप्शन की दास्तान बयान की है। मोहम्मद खान भट्टी ने अपने इकबाली बयान में कहा है कि 2001 में राना इकबाल को 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर नौकरी दी। हाईवेज मंडी बहाउद्दीन के टेंडर में राना इकबाल से पहले 19.5 करोड़ वसूल किए, बाद एक्सियन कसूर लगाने के लिए 30 लाख रुपए लिए।
साबिक डस्का हाईवे टेंडर में ठेकेदार नवीद से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। मोहम्मद खान भट्टी ने मजीद कहा कि चौधरी परवेज इलाही के कहने पर पंजाब असेंबली में 500 अफराद भर्ती किए। ये भी बताया कि परवेज इलाही और मोनस इलाही ने गुजरात में 50 लाख के टेंडर में 35% कमीशन लिया। मोनस इलाही ने लाहौर के मास्टर प्लान में मलिक रियाज और दीगर को फायदा देकर अरबों रुपए लिए। इंडस्ट्रियल स्टेट गुजरात और हाफसाबाद 2 गुजरात रोड के ठेके पर 35%, पंजाब मैस ट्रांजिट के तहत बसों की खरीदारी में 10%, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में 7% कमीशन हासिल किया गया। मोहम्मद खान भट्टी के मुताबिक एक जज ने अपने 2 बेटों को फ्रंटमैन रखा हुआ था जो किकबैक्स लेकर तैनातियां कराते थे। पीटीआई क़यादत और परवेज इलाही की हिदायत थी, जज के बेटों का काम नहीं रुकना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बयान के बाद क्या सदर पीटीआई परवेज इलाही और मोनिस इलाही के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? यही सवाल आप सबके लिए है। इसार राना साहब, देखें, बात ये है कि उज़ैर बलोच के इकबाली बयान के बाद और उसमें उन्होंने जिन के पीपल्स पार्टी के लीडरशिप कुछ हुआ। मकसूद चपड़ासी ने जो बयानात दिए थे और जिस तरह उसने सारी चीज़ों का एतराफ़ किया था, कुछ हुआ? कुछ नहीं होगा। ये सिस्टम जो है ताकतवर को डराता है, मारता नहीं है। इतना ही काफ़ी है सदर पीटीआई के लिए कि उनको डरा दिया गया है। उनको मतलब अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कान थले वजह ही तो उन्हें समझ आती है। तो मैं नहीं समझता कि इससे कुछ होगा। और आखिरी बात यह कि 1.5 सेकंड में मैंने ये भी बात पूरी कर लेनी है कि जैसे देखें, फ्रूट चाट से फ्रूट नहीं निकाल सकते, रोटी में से आटा नहीं निकाल सकते, गरीब की जेब से पैसे नहीं निकाल सकते ना, पाकिस्तान के सिस्टम में से इस्टेब्लिशमेंट को निकालना मुमकिन नहीं है। ये ना गोल चक्कर को मन के एरिया है। जब कोई सियासी लीडर वज़ीर आज़म बनता है तो वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनने की कोशिश करता है, और जब मार्शल आता है तो वो शेरवानी पहन के सिविल वज़ीर आज़म बनने की कोशिश करता है। तो ये सारे आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। ये इतना आसान नहीं है कि हम समझे कि 2 जुमले आईन और कानून की नफी कर दी सारी गुफ्तगू में। अब सार आलम साहब, 164 का बयान, इसके बावजूद भी कुछ नहीं होगा जो गुफ्तगू इसार साहब ने की, माजी के कुछ हवाले देते हुए। देखिए, इसार साहब की बात को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता, सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन आपको जो सवाल है ना कि मुश्किलात बढ़ेंगी, परवेज इलाही के, मैंने वैसे दिल से कहा ये बात, आप मजाक ना समझिएगा, मैंने भी दिल पे ली है। जो बात आपने की है ना सवाल, अच्छा ठीक है जी, थैंक यू। दिल की बड़ी बातें हो रही हैं आज मुझे। अच्छा खैर, अच्छा जो आपका सवाल है ना कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, मुश्किलात बढ़ेंगी, ये सवाल था ना आपका। देखिए, मेरी दिलचस्पी नहीं है इसमें कि एक पाकिस्तानी के तौर पे जो इस वक्त ज़िंदगी के आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका है और मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि कब अल्लाह मियाँ से मुलाकात होगी, मुझे किसी की मुश्किलात से, और मेरे जैसे ज़ाहिर है लाखों करोड़ों लोग हैं इस मुल्क में, कि मुश्किलात किसी की बढ़ती कम होती हैं, नन ऑफ माई बिज़नेस। मेरा इशू ये है कि अगर किसी ने गलत काम किया है, अगर उन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट अपनी लाइफ में वो जो मर्ज़ी करते रहें, आई डोंट केयर। अगर पब्लिक मनी उन्होंने लूटी है और तो वो उसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, एक मुनसफ़ाना निज़ाम के तहत, एक अदालती निज़ाम के तहत, कानून के तहत, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा निज़ाम ही मुनसफ़ाना नहीं है। और मैं तो देख रहा हूँ परवेज़ इलाही साहब और सारे वो जो लोग हैं पिछले 48 साल से हर हुकूमत में हैं, तो अगर हुकूमत में रहना मुश्किल है और इससे मुश्किलात बढ़ती हैं तो फिर ठीक है। तो जी ज़ैगब साहब, चौधरियों का स्कैंडल सुनते सुनते बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा आ गया। पहला स्कैंडल कोऑपरेटिव बैंक्स का जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और ये उस वक्त का स्कैंडल, उस उम्र का जिसकी तरफ मेरे कोलीग ने बड़ी अच्छी तरीके से इशारा कर दिया। और मैं इत्तफाक करता हूँ इसार साहब के साथ कि कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा पेच टाइट करना मकसूद है, पेच टाइट हो जाएंगे, वो असेट हैं, असेट रहेंगे। बैलेंस कायम करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि सियासत भी बचा लें और रांझा भी राजी रख लें। मेरा ख्याल है वो कर लेंगे। जी शहजाद साहब, एसेट हैं, एसेट रहेंगे, कुछ नहीं होना। मुझे नहीं पता एसेट है या नहीं है, मैं तो नहीं समझता कि एसेट हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं, इसलिए कि सियासी तौर पर तो इस वक्त आपने 2 तफरीक पैदा कर दी ना, एक इमरान खान की साइड है, एक उसके खिलाफ साइड है।
तो ये इस वक्त इमरान खान की साइड के साथ खड़े हैं, खिलाफ नहीं खड़े, इसलिए ये इनको कोई ना कोई वजह मिलती रहेगी उनके साथ चलने की। आपको पता है मुन्नी सलाही को वजारत नहीं दी बड़े अरसे तक इमरान खान ने, तो कोई ना कोई वजूहात तो एग्जिस्ट करती थी, उसका जिक्र भी हुआ। लीगल तौर पर ये क्यों मुश्किल नहीं बनेगी, क्योंकि इस तरह के एफिडेविट तो पहले भी बहुत हैं। डार साहब का एफिडेविट है, उसका क्या बना, तो ये तो मुकर जाएंगे कल को जाके कि मुझसे तो जबरदस्ती लिया गया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की भी मुश्किल बनेगी इनके लिए। और ये जो, क्योंकि सिर्फ भट्टी साहब के वो कौन है, मोहम्मद खान भट्टी या वट एवर हिज नेम इज, अलबत्ता मामलात इनके पीछे और इनकी तारीख के पीछे और इनके हैं तो सही, बहुत सारे हैं और सब जानते हैं। मुश्किलात यहाँ पाकिस्तान में किसी के लिए भी नहीं बनती कि इनकी क्या, चौधरी की सिर्फ क्या बात। चलें जी, इस बात पर पैनल मुत्तफिक हुआ जो हमारे प्रोग्राम का आखिरी मामला था। साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का 164 के तहत दिया गया इकबाली बयान, अरबों की करप्शन और किकबैक्स, और ये सब मुत्तफिक हैं कुछ नहीं होगा। तो हम सबको बैठकर सोचने की ज़रूरत है कि क्या माहौल, क्या माशरा, क्या कानून, क्या इंसाफ, हम कर क्या रहे हैं और हमारे साथ होने को क्या है। अपना फीडबैक भेजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।